जम्प्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय अ हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में श्री मधुसूदन साई चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि चिक्काबल्लापुर की भूमि ने लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करके मानवता की सेवा के मिशन को पोषित किया है। ये उपलब्धियां अद्भुत रही हैं। साथ ही आज यहाँ जिस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया जा रहा है वो इस महान मिशन को और मजबूत करेगा। चिक्कबल्लापुरा आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट्स में से एक सर एम विश्वेश्वरैया की जन्मस्थली है। अभी मुझे सर विश्वेश्वरैया की समाधि पर पुष्पांजलि का और उनके म्यूजियम पर जाने का सौभाग्य मिला। इस पुण्य भूमि को मैं सर झुका करके नमन करता हूं। इस पुण्य भूमि से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने किसानों, सामान्य जनों के लिए नए इनोवेशन किए, इंजीनियरिंग के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाए। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 9 सालों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। देश में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े अनेक रिफॉर्म किए गए हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। साल 2014 में हमारे देश में 380 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, लेस देन 380। आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 650 से भी अधिक हो गई है। इनमें से 40 मेडिकल कॉलेज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं, जो जिले विकास के हर पहलू में पीछे थे, वहां पर मेडिकल कॉलेज बने हैं। पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल सीटों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। आजादी के 75 वर्षों में जितने डॉक्टर देश में बने, उतने डॉक्टर अगले 10 साल में बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास भारत के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का रहा है। हमने गरीब मिडिल क्लास के आरोग्य को प्राथमिकता दी है। हमने देश में सस्ती दवाओं की दुकानों, जन औषधि केंद्र खोले हैं। हमने गरीब और मिडिल क्लास के आरोग्य को प्राथमिकता दी है। हमने देश में सस्ती दवाओं की दुकानें, जन औषधि केंद्र खोले हैं। आज देश में लगभग 10,000 जन औषधि केंद्र हैं, जिसमें से 1,000 से ज्यादा हमारे ये कर्नाटका में ही है। इन केंद्रों की वजह से कर्नाटका के गरीबों के हजारों करोड़ रुपए दवाओं पर खर्च होने से बचे हैं। साथियों, मैं आपको वो पुराने दिन भी याद कराने को कहूंगा जब गरीब इलाज के लिए अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। भाजपा सरकार ने गरीब की इस चिंता को समझा, उसका समाधान किया। आज आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवार के लिए अच्छे अस्पतालों के दरवाजे खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने विकसित होने का संकल्प लिया है। कई बार लोग पूछते हैं कि भारत इतने कम समय में विकसित कैसे होगा। इतनी चुनौतियां हैं, इतना काम है, ये इतने कम समय में कैसे पूरा होगा। इस सवाल का एक ही जवाब है, सबका प्रयास। आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने विकसित होने का संकल्प लिया है। कई बार लोग पूछते हैं कि भारत इतने कम समय में, क्योंकि मैंने कहा है 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तो लोग पूछते हैं कि इतने कम समय में भारत विकसित कैसे बनेगा। इतनी चुनौतियां हैं,
इतना काम है, इतने काम कम समय में पूरा कैसे होगा? इस सवाल का एक ही जवाब है, सशक्त जवाब है, संकल्प से भरा जवाब है, सिद्धियां प्राप्त होने की ताकत वाला जवाब है, और वो जवाब है सबका प्रयास। हर देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होकर के ही रहेगा। इसलिए भाजपा सरकार निरंतर सबकी भागीदारी पर बल दे रही है। विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे सामाजिक संगठनों की, धार्मिक संगठनों की भूमिका भी बहुत बड़ी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के चिकबल्लापुर में सर एम विश्वेश्वरैया की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ने वहां पुष्पांजलि अर्पित करके नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वेश्वरैया संग्रहालय का भी दौरा किया। ये शानदार संग्रहालय भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया की स्मृति को समर्पित है। इसमें उनसे जुड़ी यादों को सहेजा गया है। अगली खबर की ओर चलेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। अमित शाह ने जगदलपुर में बस्तर संभाग की स्थानीय भाषा हल्बी में प्रसार भारती समाचार सेवा का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रसार भारती की इस पहल के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन की जमकर प्रशंसा की। आज कार्यक्रम में सीआरपीएफ के अलग अलग 3 प्रोजेक्ट का लगभग 174 करोड़ रुपए के विकास कामों का लोकार्पण भी हुआ है और हल्बी भाषा में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन भी आकाशवाणी ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों की भाषा में पहला बुलेटिन, समाचार बुलेटिन शुरू करने के लिए मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अमित शाह ने जगदलपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 84वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। अमित शाह ने कार्यक्रम में परेड का भी निरीक्षण किया। गृह मंत्री ने जगदलपुर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। अमित शाह ने सीआरपीएफ जवानों की जमकर सराहना की। अमित शाह ने कहा कि हर क्षेत्र में सीआरपीएफ जवानों ने अपने शौर्य का परिचय पेश किया है। चाहे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की अशांति के खिलाफ लड़ना हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र के अंदर पल पल सजग रहते हुए, वीरता प्रदर्शित करते हुए जवानों ने जान जोखिम में डालकर आदिवासियों तक विकास को पहुंचाना। हर क्षेत्र के अंदर सीआरपीएफ के जवानों ने अप्रतिम शौर्य और बहादुरी का परिचय देश की जनता के सामने और समग्र दुनिया के सामने देने का हमेशा काम किया है।
इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश का भी दौरा करेंगे। अमित शाह छिंदवाड़ा में आंचल कुंड दादा दरबार में पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही महाविजय उद्घोष जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमृतसर के दौरे पर हैं। उन्होंने राधा स्वामी सत्संग ब्यास का दौरा किया और इसके प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधान का भी रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट से तेजस्वी यादव को कोई राहत नहीं मिली थी। यह मामला लालू प्रसाद यादव के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान जुड़ा हुआ है। सीबीआई का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार ने इस मामले में जमीन के बदले रेलवे में कई नियुक्तियां की। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा कि भारतीय रेलवे के निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए ये नियुक्तियां की गई थीं। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ जारी है। इस मामले में ईडी धन शोधन की जांच कर रही है। ईडी का आरोप है कि मीसा भारती ने इसी घोटाले से अर्जित राशि से दिल्ली के बिजवासन में प्रॉपर्टी खरीदी थी। ईडी ने पिछले ही साल सितंबर महीने में इन संपत्तियों को जब्त कर लिया था। बता दें कि इसी मामले की जांच करते हुए ईडी ने पिछले साल चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल और कारोबारी भाइयों सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन समेत 35 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8(3) को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। केरल की सामाजिक कार्यकर्ता आभा मुरलीधरन ने यह याचिका दायर की है। इसके मुताबिक अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो फैसले वाले दिन ही सदस्यता के लिए अयोग्य करार हो जाएगा और वो जेल से रिहा होने के बाद 6 साल तक अयोग्य ही रहेगा, यानी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और आइए अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1590 नए मामले दर्ज किए गए। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.23% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.33% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 8601 है। वहीं देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 65 लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 9497 कोविड टीके लगाए गए हैं। बनारस में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में आए प्रतिनिधियों ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने आशा और एएनएम बहनों के साथ डॉक्टरों से भी बातचीत की। प्रतिनिधियों ने वैक्सीनेशन से लेकर विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी ली। वन वर्ल्ड टीबी समिट में आए प्रतिनिधियों ने बनारस के कोरौता हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दौरा किया। उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी मौजूद थे। प्रतिनिधियों ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के आशा एवं एएनएम बहनों के साथ साथ सेंटर पर तैनात डॉक्टरों से मुलाकात और बातचीत की और उनको मातृत्व देखभाल से लेकर वैक्सीनेशन तक, पोषण से लेकर स्वच्छता तक विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और अभियानों के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रतिनिधियों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन के जरिए दूर बैठे मरीजों को मिल रही चिकित्सा सलाह के बारे में भी बताया गया। प्रतिनिधियों ने टीबी मरीजों को पोषण आहार किट भी वितरित किए। The word that I can express myself is it's a very impressive work. It's a teamwork, and everything has a part in this work, and it seems that everything works very well together. In many countries, the grassroots population usually are the forgotten people, where you don't remember them, that you don't remember their needs. But this program now draws attention to the grassroots, and that will now impact the country, not only the population health, but in fact, in many ways, the economy. Because the more people who are well and able, and more people who are not sick, the more the workforce will be available workforce, the more the productivity and the more the economic output. So it has benefits in economic terms and in social terms.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार की शाम बीएचयू अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। बनारस में 3 दिवसीय वन वर्ल्ड टीबी समिट में दुनिया भर के 30 देशों के प्रतिनिधि आए हैं। भारत ने 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, बनारस। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने टीबी वैक्सीन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड को संयुक्त राष्ट्र की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर सितंबर में होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में टीबी वैक्सीन के मुद्दे को उठाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में बात करते हुए कहा कि भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए उठाया गया ये एक अनोखा कदम है। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर प्रवीण भारती पवार भी मौजूद रहीं। इस मौके पर मौजूद डॉक्टर लूसी सा दितियू ने कहा कि टीबी को खत्म करने में भारत का बेहद अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारत की प्रगति दुनिया को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। देश में कुछ साल पहले कई लोगों के द्वारा टैक्स चोरी की जा रही थी। इसकी वजह टैक्स रिटर्न फाइल करने की जटिल प्रक्रिया थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद न केवल कर संरचना में सुधार किया, बल्कि कर विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया। 26 जून 2016 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से ईमानदार करदाता बनने का आग्रह किया था। अब करदाता को सरकार की कर व्यवस्था से जोड़ना अधिक मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी पुरानी आदतें जाती नहीं है। एक पीढ़ी को अभी भी लगता है कि भाई सरकार से दूर रहना ज्यादा अच्छा है। मैं आज आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि नियमों से भाग करके हम अपने सुख चैन गंवा देते हैं। कोई भी छोटा मोटा व्यक्ति हमें परेशान कर सकता है। हम ऐसा क्यों होने दें? क्यों न हम स्वयं अपनी आय के संबंध में, अपनी संपत्ति के संबंध में सरकार को अपना सही ब्यौरा दे दें। एक बार पुराना जो कुछ भी पड़ा हो उससे मुक्त हो जाइए। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। माय डियर, पहले हाथ धो ले, फिर जी भर के खा ले छोले। थैंक यू। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं आदिवासी गुड़िया कला को देश दुनिया में पहचान दिलाने वाले परमार दंपत्ति रमेश परमार और शांति परमार के विषय में, जो पिछले 30 वर्षों से आदिवासी गुड़िया बना रहे हैं और साथ ही लोगों को आदिवासी गुड़िया बनाने का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। अपने योगदान के लिए रमेश परमार और शांति परमार ने हासिल की है पद्मश्री सम्मान। आदिवासी कलाओं के भी कई रंग होते हैं और हर रंग अपने आप में बेहद खास, बेहद चटकीला। ऐसा ही एक रंग है आदिवासी गुड्डे गुड़िया बनाने की कला का रंग, जो प्राचीन परंपरा रही है लेकिन वक्त के साथ विलुप्त हो रही थी। मध्य प्रदेश के झाबुआ के रमेश परमार और शांति परमार वो दंपत्ति हैं जो आज के दौर में इस प्राचीन कला को आगे बढ़ा रहे हैं और पा रहे हैं पद्मश्री का सम्मान। रंग बिरंगी पोशाकें पहने गुड्डे गुड़िया, कहीं सर पर टोकरी उठाए महिला तो कहीं ढोल बजाता, कंधे पर धनुष बाण थामे पुरुष। हर गुड़िया मानो अपनी अपनी कहानी बताने को उत्सुक। इस आदिवासी हस्तशिल्प कला को सहेजकर आगे बढ़ा रहे हैं रमेश परमार और उनकी पत्नी शांति परमार। जेब में पैसे नहीं थे तो लोगों से कतरने मांग मांग कर आदिवासी गुड्डे गुड़िया बनाने का काम शुरू किया। हाथ से ही गुड्डे गुड़िया उनकी छोटी छोटी पोशाकें आदि तैयार करते हैं। 30 सालों से आदिवासी अंचल झाबुआ की लोक संस्कृति के प्रतीक
आदिवासी गुड्डे गुड़िया बनाने की लोक कला को जीवित रखने के प्रयासों के लिए ये हस्तशिल्प दंपत्ति प्राप्त कर रहे हैं पद्मश्री पुरस्कार का सम्मान। पद्मश्री पुरस्कार मिलने की घोषणा के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे परिवारों में भी अच्छा लग रहा है। मैं अनुसूचित जाति दलित वर्ग से हूँ। झाबुआ जिले की एक परंपरा है आदिवासी गुड़िया निर्माण का। वैसे तो देखा जाए तो 1965 से चल रहा है, लेकिन हम लोग 93 से 30 वर्ष हो गए हैं। 93 में उद्यमिता विकास केंद्र टीसीपीसी में वैकेंसी निकली थी कि यहाँ पर आदिवासी गुड़ियाओं का ट्रेनिंग दिया जाना है। तो हमारी पत्नी शांतिबाई को 6 माह का आदिवासी गुड़िया ट्रेनिंग दिलवाया। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम लगातार आदिवासी गुड़िया का काम करते आ रहे हैं। और उस समय गरीबी हालत के कारण हम कपड़ा ले नहीं पाते थे, तो टेलर लोगों से कतरन ले आते थे, उसमें से बड़े बड़े कपड़े के टुकड़े निकलते थे, उससे भी गुड़िया बनाते थे और पुराने कपड़ों से भी गुड़िया बना देते थे। दशकों से अपनी लगन परिश्रम के बल पर इस कला को जीवंत रखते हुए स्वयं तो आत्मनिर्भर बने ही अन्य लोगों को भी इस कला का प्रशिक्षण देकर स्वावलंबन की राह दिखा रहे हैं। आजीविका के बेहतर अवसर दे रही है ये पारंपरिक कला, जो अब हो रही है लोकल से ग्लोबल। हम भी चाहते हैं कि बेरोजगार लोग भी इसमें आगे आएं ऐसा, और इसलिए हमने हमारी पत्नी को आदिवासी गुड़िया का प्रशिक्षण दिलवाया था। आदिवासी गुड़िया बनाना हैंडीक्राफ्ट से अन्य हैंडीक्राफ्ट से अपन बनाते हैं, उसकी काफी डिमांड है। जैसे हम उदाहरण के लिए बाग में जो बाग प्रिंट कपड़ा है उसकी काफी डिमांड है, और इसी तरह से हमारे झाबुआ जिले में आदिवासी गुड़िया की भी काफी डिमांड है। अभी हम एक बार अहमदाबाद जो अंतरिक्ष अनुसंधान एकांश जहाँ पर रॉकेट बनाए जाते हैं, वैज्ञानिक लोग रहते हैं, वहाँ प्रफुल्ल भावसार जी ने बुलाए थे, तो वहाँ पर हमारी 2.5 घंटे में सारी गुड़ियाएं बिक गई। हमारी ये गुड़ियाएं शारजा है, दुबई है, जर्मनी तक गई है। इस साल रमेश और शांति परमार जो झाबुआ से है मध्य प्रदेश में, और उनको मिला है पद्मश्री, और द अवार्ड दे हैव गॉट इज ऑन ट्राइबल और फोकलोर डॉल्स, एंड ये डॉल्स बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं एंड इट एक इनकम जनरेशन चीज़ हो गई है। वहाँ उन्होंने एक महिला ग्रुप शुरू किया है शायद, और लोकल मटेरियल से, विच इज़ इम्पोर्टेंट। मेन थिंग इज़ कि to start a group in a small area और इनको इनकम जनरेशन हो रही है महिलाओं को, that is important। आदिवासी गुड़िया हस्तशिल्प का कभी केवल भील और भिलाला अनुसूचित जाति द्वारा अभ्यास किया जाता था, लेकिन आज झाबुआ में ये कला सभी समुदाय के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। इस आदिवासी गुड़िया को अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग दिए जाने पर भी विचार किया जा रहा है। खानदानी एक हैंडीक्राफ्ट हो गया। अब मेरे बाद हमारे लड़कों को बनाना है। 2 लड़के हैं, लड़के की बहुएं हैं, लड़के के लड़के हैं। परिवार के सभी लोग आदिवासी गुड़िया बनाते हैं और हम चाहते हैं कि ये आदिवासी गुड़िया विलुप्त न होना चाहिए। हस्तशिल्पकार रमेश परमार और शांति परमार को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। यूएनएचआरसी के 52वें सत्र में जीएसएमएम के उपाध्यक्ष साजिद शर ने सिंध को लेकर पाकिस्तान का पर्दाफाश किया है। साजिद शर ने पाकिस्तान पर पत्रकारों, लेखकों, कवियों की आवाज़ों को दबाने का आरोप लगाया है। साजिद ने कहा कि पाकिस्तान में सिंध के लोग पिछले 75 वर्षों से गुलामी, अपमान, राजनीतिक उत्पीड़न और आर्थिक शोषण से पीड़ित हैं। पाकिस्तान सिंध को एक उपनिवेश के रूप में मान रहा है और लोगों को उनकी मातृभूमि, संस्कृति, भाषा और राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित कर रहा है। The people of Sindh and Pakistan suffering worst form of slavery, humiliation, political oppression, economic exploitation for past 75 years. Pakistan is treating Sindh as a colony and deprived people of their homeland, culture, language and political freedom. The state is looting Sindh's economic resources, mineral reserves, national wealth, river, sea and altering demography. Political workers of Sindh, including journalists, writers and human rights activists are being enforcedly disappeared by ISI and their voices are being silenced. Even today, hundreds of political activists, including Jasmam leader Ijaz Gao, Sohail Bhatti and many others are in torture cells of ISI. The dead, mutilated bodies of political activists Muzaffar Bhutto and others are thrown by agencies who were imprisoned for years in ISI's torture cells.
The political Jasmine leaders Rai Qurban and others have been burnt alive. Furthermore, the historical nations and religious minorities in Pakistan are facing grave violations of their rights. This is being done with impunity, and judiciary system is paralyzed, unable to provide justice to the victims. ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के परिसर में चरमपंथियों द्वारा हमले पर कड़ा रुख अपनाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दूतावास या उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास और उनके परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करना उस देश का दायित्व है जहां वो स्थित है। इन दायित्वों को पूरा नहीं किया गया। Whenever any country sends an embassy anywhere abroad, it is the obligation of the receiving country to provide the security for a diplomat to do their work. It is the obligation of the receiving country to ensure that the embassy or the high commission or the consulate, their premises are respected. Okay? These obligations were not met. So we've had conversations with the British government after that. I think the next time it happened, you saw things were a little bit different. But it is our expectation. As I said, many countries are very casual about it. They have a different view about their own security and a different view about other people's security. But I can tell you, as foreign minister, we are not going to accept these kinds of differential standards. फ्रांस में पेंशन के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ने के साथ हिंसक होता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन के कारण 441 पुलिसकर्मी व अन्य अधिकारी घायल हो गए हैं। वहीं इस दौरान 450 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले दिनों फ्रांस में करीब 10 लाख लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं केवल राजधानी पेरिस में करीब 1,19,000 लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पेंशन सुधारों को लेकर शुक्रवार को भी देश में अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शन के कारण ट्रेन यातायात बाधित हुआ। मार्सिले के बंदरगाह तक ट्रकों की कतारें लगी रहीं। एक सप्ताह से जारी कूड़ा उठाने वालों की हड़ताल के बीच कूड़ादान इन विरोध प्रदर्शनों का प्रतीक बन गया है। उधर ऊर्जा मंत्री एग्नेस पेनर रंचर के अनुसार पुलिस के हस्तक्षेप के बाद नॉर्मंडी स्थित रिफाइनरी में तेल की आपूर्ति शुक्रवार को बहाल हुई है। गौरतलब है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न को विशेष संवैधानिक शक्ति का उपयोग करने का आदेश दिया था। उनके इस आदेश के बाद संसद को सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने के अति विवादित विधेयक को मंजूरी दी गई थी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया प्रांत की एक चॉकलेट फैक्ट्री में हुए जोरदार विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में घायल 8 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। वहीं इस घटना में 9 लोग लापता भी हुए हैं। घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। पुलिस लापता लोगों को तलाशने के साथ मामले की जांच कर रही है। पेंसिल्वेनिया के वेस्ट रीडिंग क्षेत्र में RM पाल्मर कंपनी का चॉकलेट उत्पादन संयंत्र लगा है। विस्फोट में चॉकलेट फैक्ट्री के भवन का एक हिस्सा गिर गया और बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस विस्फोट के कारणों की जांच के साथ लापता लोगों की तलाश में लगी हुई है। बिजली बचाने के मकसद से दुनिया भर में वर्ल्ड अर्थ आवर डे मनाया जाता है। इस साल अर्थ आवर डे 25 मार्च को मनाया जाएगा। अर्थ आवर वर्ल्ड वाइड फंड का एक अभियान है जिसका मकसद लोगों को बिजली के महत्व के प्रति और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। अर्थ आवर में दुनिया भर के नागरिकों से न सिर्फ 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइट्स को बंद रखने की अपील की जाती है, बल्कि सौर ऊर्जा को भी अपनाने की सलाह दी जाती है। वर्ल्ड अर्थ आवर डे के मद्देनजर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी बीच पर रेत से तस्वीर बनाई है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में शुक्रवार को खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने यूपी वॉरियर्स को 72 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 182 रन बनाए, जबकि लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी की टीम शुरू में ही लड़खड़ा गई और 110 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इसाबेल वोंग की हैट्रिक और नेट सिवर ब्रंट की तूफानी नाबाद अर्धशतकीय पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस की टीम ये मुकाबला जीतने में कामयाब रही। अब फाइनल में रविवार को मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।